नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास चाजिम पर। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज हम रोबोटिक्स की दुनिया की गहराई से पड़ताल करेंगे और ख़ास तौर पर ये देखेंगे कि भारत इस क्षेत्र में कहाँ खड़ा है। हमारे पास जो जानकारी है वो भारत के रोबोटिक्स इकोसिस्टम, इसकी ग्रोथ, इसकी चुनौतियों और भविष्य के दृष्टिकोण पर आधारित है। बिल्कुल। और आज हम यही समझेंगे कि भारत में औद्योगिक स्वचालन मतलब कि ऑटोमेशन की क्या स्थिति है, हम दूसरे देशों से कहाँ पर अलग हैं और इस तकनीक के भविष्य को कौन से संस्थान और कौन से रोबोट्स आकार दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत में औद्योगिक रोबोटिक्स का मुख्य उद्देश्य आखिर है क्या? देखिए, इसका जो मूल उद्देश्य है वो 3 बातों पर टिका हुआ है। पहला, उत्पादन प्रक्रियाओं को स्वचालित करना मतलब ऑटोमेट करना, जिससे प्रोडक्शन बढ़े। अच्छा। दूसरा, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी में सुधार हो। और तीसरा, इंसानों से होने वाली गलतियों को मतलब ह्यूमन एरर को कम से कम किया जाए। ये सब जो है वो इंडस्ट्री 4.0 या इंडस्ट्री 4.0 का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इंडस्ट्री 4.0, हाँ, ये मैंने सुना है। हाँ, इसमें रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स और डेटा, ये सब मिलकर एक स्मार्ट फैक्ट्री बनाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अगर हम इसकी तुलना वैश्विक स्तर पर करें तो भारत कहाँ खड़ा है, मतलब खासकर जापान और जर्मनी जैसे देशों के मुकाबले? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी तुलना है। देखिए, जापान और जर्मनी जैसे देशों में 10% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। 10% से भी ज्यादा? हाँ, इसे समझने का एक पैमाना होता है रोबोट डेंसिटी। रोबोट डेंसिटी, वो क्या होता है? रोबोट डेंसिटी का मतलब है कि प्रति 10,000 श्रमिकों पर कितने रोबोट काम कर रहे हैं। तो जापान और जर्मनी में ये जो आंकड़ा है वो 400 से भी ज़्यादा है। 400। और भारत में? भारत में ये आंकड़ा क्या है? भारत में रोबोट डेंसिटी अभी भी काफी कम है। 2025 तक ये सिर्फ 7 से 10 रोबोट प्रति 10,000 श्रमिक हैं। सिर्फ 7 से 10? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, 2023 में भारत में 8,510 नए रोबोट लगाए गए, जो कि 59% की बढ़ोतरी थी एक साल में। और 2024 में ये संख्या बढ़कर लगभग 9,100 हो गई। और 2025 का क्या अनुमान है? अनुमान ये है कि 2025 तक भारत वैश्विक रोबोटिक्स इंस्टॉलेशन में 7वें स्थान पर पहुंच गया है और इस साल ये संख्या 10,000 के पार चली जाएगी। वाह! और सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है इन रोबोट्स का? सबसे ज्यादा रोबोट्स ऑटोमोबाइल उद्योग में इस्तेमाल होते हैं, जो कुल उपयोग का लगभग 42% है। अच्छा, तो भारत की रणनीति क्या सिर्फ मशीनों से काम करवाने की है या हमारा कोई अलग नजरिया है? यहीं पर भारत की रणनीति बहुत अनूठी हो जाती है। हम मानव प्लस रोबोट सहयोग पर काम कर रहे हैं। मानव प्लस रोबोट? हाँ, इसे कोलैबोरेटिव रोबोटिक्स कहते हैं। इसमें कोबॉट्स यानी सहयोगी रोबोट वो इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं। इससे क्या होता है कि इंसानी नौकरियों को खतरा भी कम होता है और काम की दक्षता मतलब एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ये तो एक बहुत ही स्मार्ट तरीका लग रहा है। बिल्कुल। और सरकार की जो मेक इन इंडिया पीएलआई योजनाएं हैं और जो राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति आई है 2024 से 2030 के लिए, वो सब इसी स्वचालन को और भी तेजी से बढ़ावा दे रही हैं। अब हम अगले विषय पर आते हैं। भारत में स्वचालन स्तर कम होने के कारण आपने बताया कि भारत तेजी से आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम जर्मनी और जापान से बहुत पीछे हैं। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं? हाँ, इसके कई मिले-जुले कारण हैं जिन्हें हमें एक-एक करके समझना होगा। जी। पहला कारण है हमारा जनसांख्यिकीय अंतर, मतलब हमारी डेमोग्राफिक्स। हमारी आबादी। हाँ, भारत एक युवा देश है। हमारी 50% से ज्यादा आबादी 25 से 50 साल की है। इसका मतलब है कि हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और इसीलिए श्रम भी सस्ता है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ जापान और जर्मनी में 60 साल से ज्यादा उम्र वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे वहां काम करने वालों की कमी है और इसीलिए वहां रोबोट की मांग भी ज्यादा है। ये तो समझ में आता है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण इसी से जुड़ा है, सस्ता श्रम। जैसा मैंने कहा, भारत में 2025 के आंकड़ों के हिसाब से भी औसत वेतन 15 से 20 हजार रुपये महीना है। इस वजह से जो उद्योग हैं वो मशीनों पर भारी निवेश करने की बजाय मैनुअल श्रम पर ही निर्भर रहते हैं। एक रोबोट पर जो निवेश होता है उसका रिटर्न यानी आरओआई
आने में आमतौर पर 3 से 5 साल लग जाते हैं। और तीसरा कारण शायद इसकी ऊंची लागत ही होगी। बिल्कुल। तीसरा कारण है उच्च निवेश। एक सामान्य औद्योगिक रोबोट की लागत 10 लाख से 50 लाख रुपए तक हो सकती है। 10 से 50 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और भारत में 90% जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है वो छोटे और मध्यम उद्यम हैं, यानी एसएमईज। उनके पास इतना बड़ा पूंजी निवेश करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। और चौथा कारण है आयात पर निर्भरता। मतलब हम इन्हें बनाते नहीं हैं। बहुत कम। भारत में इस्तेमाल होने वाले 70% से ज्यादा औद्योगिक रोबोट विदेश से आयात किए जाते हैं। इससे वो और भी महंगे हो जाते हैं। हालांकि पीएलआई योजनाओं के तहत ये लक्ष्य है कि 2025 तक जो स्थानीय निर्माण है वो 20% से बढ़कर 40% तक हो जाए। और एक पांचवा कारण भी है ना? प्रशिक्षित लोगों की कमी। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में हर साल 5,000 से भी कम सर्टिफाइड रोबोटिक्स इंजीनियर तैयार होते हैं, जबकि 2030 तक हमें 50,000 से ज्यादा की जरूरत होगी। क्या इनके अलावा भी कोई बाधाएं हैं? हाँ, कुछ और भी है। जैसे गांव और छोटे शहरों में बिजली की सप्लाई जो है वो स्थिर नहीं रहती। हमारा आईओटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सीमित है। फिर एक सांस्कृतिक प्रतिरोध भी है, मतलब लोगों में नौकरी खोने का डर। हाँ, ये तो है। और आखिर में साइबर सुरक्षा का जोखिम, क्योंकि इन रोबोट्स को हैक करके पूरा का पूरा प्रोडक्शन रोका जा सकता है। इन सब कारणों से हमारी उत्पादकता अभी भी 20 से 30% कम रहती है, लेकिन कोबॉट्स के इस्तेमाल से इसमें 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब हम भारत में औद्योगिक रोबोटिक्स बाजार के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो ये बाजार असल में कितना बड़ा है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है? देखिए, आंकड़ों को देखें तो 2020 में भारत में 3,200 यूनिट्स इंस्टॉल हुई थी। 2024 में ये संख्या बढ़कर 6,500 से ज्यादा हो गई और बाजार का जो राजस्व था वो 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास था। और 2025 और भविष्य के लिए क्या अनुमान है? 2025 के लिए अनुमान है कि 10,000 से ज्यादा यूनिट्स इंस्टॉल होंगी। औद्योगिक रोबोटिक्स का राजस्व लगभग 520 मिलियन डॉलर रहेगा और कोबोट्स का उपयोग भी बढ़ रहा है। 2,000 से ज्यादा यूनिट्स अभी उपयोग में हैं। इसमें स्वाया और यूनिवर्सल रोबोट्स जैसी कंपनियां सबसे आगे हैं। और अगर लंबी अवधि में देखें, जैसे 2030 तक? अनुमान है कि 2030 तक ये बाजार 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा और तब तक 24,000 से लेकर 26,700 यूनिट्स तक इंस्टॉल हो सकती हैं। ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। और किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोबोट इस्तेमाल हो रहे हैं? ऑटोमोबाइल क्षेत्र 2007 में भी 59% हिस्सेदारी के साथ टॉप पर था और 2025 में भी 42% के साथ वही टॉप पर है। अच्छा। लेकिन अब इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु उद्योग और लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, इन सब में भी रोबोट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। खासकर जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, एसएमईज, उनमें कोबॉट्स का उपयोग हर साल 30% की दर से बढ़ रहा है। ये सब विकास किन संस्थानों की वजह से संभव हो रहा है? अब हम रोबोटिक्स से जुड़े भारत के प्रमुख संस्थानों पर चर्चा करेंगे। तो भारत में कौन से संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में सबसे जरूरी काम कर रहे हैं? भारत में कई विश्व स्तरीय संस्थान हैं जो रोबोटिक्स में बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबसे पहले AICR है, जो नई दिल्ली में है। ये ट्रेनिंग, मानक तय करने और इंडस्ट्री को सहायता देने का काम करता है। फिर है CAIR, जो DRDO की बेंगलुरु में लैब है। ये सैन्य रोबोटिक्स, AI और स्वॉर्म रोबोट्स पर काम करती है। स्वॉर्म रोबोट्स वो क्या होते हैं? स्वॉर्म रोबोट्स मतलब छोटे छोटे रोबोट्स का एक समूह जो एक साथ मिलकर किसी मिशन को पूरा करते हैं, बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह। अच्छा, दिलचस्प है। और IITs का क्या रोल है इसमें? IITs तो इसकी रीढ़ हैं। IIT बॉम्बे में ह्यूमनॉइड यानी इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट्स और कोबॉट्स पर रिसर्च होती है। IIT दिल्ली ऑटोमेशन और AI रोबोट्स के साथ साथ स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करता है। IIT कानपुर ड्रोन रोबोटिक्स और कृषि में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स पर काम कर रहा है। मतलब हर IIT का अपना एक स्पेशलाइजेशन है। हाँ, बिल्कुल। जैसे IIT खड़गपुर रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम्स पर फोकस करता है। IIT बेंगलुरु हेल्थ केयर रोबोटिक्स और डीप फेक पहचान जैसे नए क्षेत्रों में काम कर रहा है। और IIT हैदराबाद स्वॉर्म रोबोट और ह्यूमन रोबोट इंटरैक्शन पर काम करता है, मतलब इंसान और रोबोट के बीच संवाद कैसे बेहतर हो। IISc बेंगलुरु तो एडवांस कंट्रोल सिस्टम और AI रिसर्च के लिए जाना ही जाता है। क्या राजस्थान में भी इस पर कोई खास काम हो रहा है? बिल्कुल। IIT जोधपुर इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है और उन्होंने साक्षी जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया है। जयपुर में भी कई AI और रोबोटिक स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इनके अलावा इसरो का ह्यूमनॉइड रोबोट व्योमित्र, डीआरडीओ का घातक ड्रोन और एडवर्ब, ग्रे ऑरेंज, सोया जैसी निजी कंपनियां भी हैं जो भारत की रोबोटिक शक्ति को बढ़ा रही हैं। इन संस्थानों ने कई महत्वपूर्ण रोबोट्स बनाए हैं। अब हम भारत और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण रोबोट्स के बारे में जानेंगे। चलिए कुछ प्रसिद्ध रोबोट्स के बारे में जानते हैं। शुरुआत एसिमो से करते हैं, जिसका नाम अक्सर सुनने में आता है। हाँ, एसिमो, जिसका पूरा नाम है एडवांस्ड स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी, इसे होंडा ने साल 2000 में बनाया था। ये एक शुरुआती ह्यूमनॉइड रोबोट था। ये चल सकता था, दौड़ सकता था और चीजों को उठा सकता था। इसकी स्पीड कितनी थी? इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज के जो आधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, उनके लिए ये एक आधार मॉडल माना जाता है। अब भारत पर आते हैं। डीआरडीओ के घातक के बारे में बताइए। घातक यानी घातक यूसीएवी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू विमान है। स्टेल्थ मतलब जिसे रडार आसानी से पकड़ नहीं सकता। अच्छा। इसका डिजाइन एक फ्लाइंग विंग जैसा है और इसका काम है दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करना, निगरानी करना और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करना। ये सेना में कब तक शामिल होगा? 2025-26 में इसके फुल स्केल प्रोटोटाइप की पहली उड़ान होगी और 2030 के दशक में इसे सेना में शामिल करने की योजना है। डीआरडीओ का एक और रोबोट दक्ष भी काफी चर्चा में रहता है। हाँ, दक्ष एक रिमोट से चलने वाला बम निष्क्रिय करने वाला रोबोट है। इसका उपयोग आईईडी और दूसरे विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए किया जाता है। मतलब ये हमारे जवानों की जान बचाता है। बिल्कुल। भारतीय वायुसेना में इसकी 100 से ज्यादा यूनिट्स तैनात हैं और इसका जो नया UXOR मॉडल है वो 1000 किलोग्राम तक के विस्फोटक को संभाल सकता है। वाह! और इसरो के गगनयान मिशन के लिए बनाया गया व्योमित्र इसरो पर एक महिला के रूप वाला ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका काम गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों के जाने से पहले सभी सिस्टम्स की निगरानी करना है, मानव गतिविधियों की नकल करना है और संवाद करना है। ये गगनयान के पहले मानव रहित मिशन यानी G1 में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इनके अलावा और कौन से भारतीय रोबोट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं? कई और हैं, जैसे मित्र रोबोट। इसका इस्तेमाल कोविड-19 के दौरान मरीजों की उनके परिवार से बात कराने के लिए किया गया था। एक है केपी बॉट, जिसे केरल पुलिस इस्तेमाल करती है। ये आगंतुक प्रबंधन में मदद करता है। आयरा एक बैंकिंग रोबोट है जो ग्राहक सहायता करता है। रोबोडॉक है जो अस्पतालों में मरीजों की निगरानी करता है। और एक बैंडिकूट रोबोट भी है ना? हाँ, बैंडिकूट, ये सीवर की सफाई करने वाला रोबोट है। इसकी 1000 से ज्यादा यूनिट्स देश भर में तैनात हैं। ये मैला ढोने की जो प्रथा थी उसे खत्म करने में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और स्वाया कोबॉट्स भारत में बने सहयोगी रोबोट हैं जो एसएमईज में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन सभी विकास के दो पहलू हैं, फायदे और चुनौतियां। अब हम भारत में रोबोटिक्स के लाभ और चुनौतियों पर बात करेंगे। तो संक्षेप में भारत के लिए रोबोटिक्स के सबसे बड़े फायदे और चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले लाभों की बात करते हैं। उत्पादन में 30 से 50% तक की वृद्धि होती है। फैक्ट्रियां 24 घंटे 7 दिन काम कर सकती हैं। जो खतरनाक काम है जैसे वेल्डिंग या केमिकल हैंडलिंग, उनमें इंसानों का जोखिम कम हो जाता है। काम में सटीकता और गुणवत्ता बढ़ती है। और नौकरियों का क्या? और सबसे जरूरी, ये अनुमान है कि 2030 तक ये क्षेत्र 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा नई तकनीकी नौकरियां पैदा करेगा। 1 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां भी गंभीर हैं। सबसे बड़ा डर है नौकरी विस्थापन का, मतलब मशीनों के आने से इंसानों की नौकरियां चली जाएंगी। हाँ। शुरुआती लागत बहुत ज्यादा है, जैसा हमने पहले बात की। फिर रोबोट चलाने और मेंटेन करने के लिए कुशल लोगों की कमी है, जिसे हम कौशल अंतर या स्किल गैप कहते हैं। साइबर सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहता है और इस नई तकनीक के लिए नए नियम और मानक बनाने में भी मुश्किलें आती हैं। 2025 में इस पर क्या कोई नई सोच विकसित हुई है? हाँ, 2025 का जो अपडेट है वो काफी सकारात्मक है। अब ये देखा जा रहा है कि कोबॉट्स यानी सहयोगी रोबोट्स नौकरियां खत्म करने के बजाय नई तरह की कुशल नौकरियां पैदा कर रहे हैं। और साथ ही अब ग्रीन रोबोटिक्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीन रोबोटिक्स मतलब ऐसे रोबोट बनाना जो ऊर्जा की कम खपत करें और पर्यावरण के लिए बेहतर हों। आज की इस गैलरी पड़ताल से ये तो साफ है कि रोबोटिक्स भारत के भविष्य को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हाँ, और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे कोबॉट्स इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगेंगे,
क्या हमें मशीनों के साथ काम करने के लिए नए सामाजिक और नैतिक नियम बनाने होंगे? ये सोचने वाली बात है। और ये जो ग्रीन रोबोटिक्स की अवधारणा है, वो भारत के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या भूमिका निभा सकती है? ये भी सोचने वाली बात है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।